नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की एनडीए सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री ने आगे बताया कि नए जिलों के नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगनाथ हैं। हर कोने में शासन को मजबूत कर लोगों को मिलने वाले लाभ को उनके दरवाजे तक लाया जाएगा। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए बड़े स्तर पर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज सोमवार सुबह जारी की थी, जिसे पार्टी ने 2 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की इस लिस्ट में संशोधन कर उसे फिर से जारी किया है और अब जारी की गई इस नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 8 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने ताज़ा एक्स पोस्ट में भाजपा की जमकर तारीफ की है और वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीएसपी के समर्थन वापस लेने पर समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 को मुझ पर जानलेवा हमला कराया था। इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। उस वक्त केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने वक्त पर अपना दायित्व नहीं निभाया। उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीयत खराब हो चुकी थी। वो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया। मायावती ने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि उस समय समाजवादी पार्टी के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, इससे कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है। आपको बता दें कि मायावती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शनिवार को मथुरा से बीजेपी विधायक ने कथित तौर पर उनके खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया था और उन्हें अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर करते हुए मायावती का बचाव किया था। वहीं मायावती ने अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस से तीखा सवाल किया है। उन्होंने लिखा कि बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर अपना पूरा दबाव बना रही है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी और एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अब भी चुप्पी साधे हुए है। जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने उम्मीदवार न उतारे। उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी का एजेंडा एक जैसा ही है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की नकल करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। और इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बस से यात्रा कर रहे 23 लोगों की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सभी लोग पंजाब प्रांत से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले की बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मूसाखेल नजीब ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गोलीबारी की घटना में 5 लोग घायल भी हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने पंजाब और बलूचिस्तान के बीच चल रहे ट्रकों और बसों को रोका और इसके बाद यात्रियों को नीचे उतारा, उनके पहचान पत्र चेक किए और जो बलोच नहीं थे उन पर गोलियां चला दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उसने विभिन्न क्षेत्रों से उन सड़कों को ब्लॉक कर दिया जहां से प्रांत में प्रवेश किया जा सकता है। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले ही अपना अलग संगठन बनाने का ऐलान कर चुके हैं।
लेकिन उनके भाजपा में जाने की अटकलों पर अभी भी विराम नहीं लगा है। सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन कल रविवार को फिर से कोलकाता के पार्क होटल पहुंचे, जहां रात में उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई और अब आज सुबह चंपई सोरेन इंडिगो के विमान से दिल्ली जाएंगे, जहां कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है और साथ ही उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हो सकती है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। और वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वह इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर हमारे पास संख्या होती है और हाँ, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कल रविवार को कहा कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी द्वारा 99% तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, UBT, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि मुंबई की सभी विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला 99% तय हो चुका है। कोई भी विवरण नहीं बताएगा। मैं कह सकता हूं कि मुंबई की सभी सीटों से संबंधित सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपोरा से मुदस्सिर हसन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शौकत मीर, डोडा से महराज तीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शफी मातो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कल रविवार को कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा की आर्थिक समझ 15 लाख रुपए से गिरकर 1500 रुपए पर आ गई है। दरअसल उन्होंने भाजपा के कालाधन वापस लाने और लोगों के खातों में 15 लाख रुपए जमा करने के वादे के संदर्भ में यह बात कही। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि उनके दोषपूर्ण आर्थिक मॉडल को देखें। उन्होंने एक बार प्रत्येक के लिए 15 लाख रुपए की बात की थी और अब इसे घटाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। जब हम सत्ता में थे तो BMC के पास 92,000 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि थी। अब एक RTI क्वेरी से पता चला है कि नगर निकाय के प्रशासन द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई है। आदित्य ने सवाल किया कि भाजपा शासन में यह किस तरह का वित्तीय मॉडल है। देश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती है जो किसी जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के मद्देनज़र तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ये आंकड़े कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। इजराइल ने कल रविवार को हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर लेबनान में हवाई हमले किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 रॉकेट दागने का दावा किया। इस बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख हसन नसरल्ला ने कहा कि समूह ने अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लिया है। हालांकि इसका बदला लेने में उसे कई कारणों से देरी हो गई। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इजरायली सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया। ये जगह तेल अवीव से 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने दावा किया कि सभी ड्रोन इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने में सफल रहे। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने आगे कहा कि रविवार के हमले में हिजबुल्लाह ने सटीक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बाद में उन्हें तैनात कर सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है।
उन्होंने कल रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर किए गए हमले उसके सैन्य अभियान में कहानी का अंत नहीं है। कैबिनेट बैठक के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर अचानक हमले कर रहे हैं। यह इजराइल के उत्तर में स्थिति को बदलने और नागरिकों को सुरक्षित उनके घर वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इजरायली पीएम ने आगे कहा कि इजरायली सेना ने नागरिकों और सैनिकों को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेटों को तबाह कर दिया है और देश के मध्य भाग को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।